तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड अभी जो नई रिसर्चेस आ रही हैं, क्या ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाकई प्रिवेंट कर सकता है कोरोना के इन्फेक्शन को। और दूसरा ये, क्या यदि इन्फेक्शन हो गया है तो क्या वो इन्फेक्शन को कम कर सकता है, मतलब वायरस का जो लोड है, वायरस का जो अमाउंट्स हमारी बॉडी में, क्या उसको कम कर सकता है कि नहीं। तो जो अभी मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज आई हैं उनमें ये पाया गया है, इवन NCBI की साइट पर भी मेंशन्ड है कि येस, इट कैन डिक्रीज़ दी सिम्टम्स एंड वायरस लोड ऑफ दी कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के सिम्टम को, कॉम्प्लिकेशन को भी कम करता है और उसके होने वाले जो मौतें हैं उसको भी कम कर सकता है, यानी मॉर्टेलिटी कम कर सकता है। दूसरा, ये इसके इन्फेक्शन को रोक भी सकता है, प्रिवेंट भी कर सकता है। मतलब कि यदि मैं इस नेज़ल स्प्रे को ले लूँ तो मैं जो वायरस को फैला रहा हूँ, फैलाना काफ़ी कम कर दूँगा। तो अब हम इसको एक्चुअली समझते हैं कि ऐसा है क्या इसमें, और ये इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो वो सब समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो NO है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या इससे पहले भी ये मेडिकल साइंस में यूज़ करता था? तो यस, इसके दो मेन यूज़ थे, दो प्रमुख इस जगह पर इसको यूज़ किया जाता था। पहला आपने पढ़ा होगा, कुछ वाइग्रा लाइक मेडिसिन्स होती हैं। तो वाइग्रा लाइक मेडिसिन्स होती हैं जैसे आप पढ़ते हैं सिल्डेनाफिल, जो कि आप 25 mg, 50 mg और 100 mg में आती थी। दूसरी टेडलाफिल थी। सिल्डेनाफिल जो होती है सिर्फ 3-4 घंटे ही काम करती है, ये 24 आवर्स तक काम करती है। इसको आप खाना खाने के बाद नहीं ले सकते क्योंकि तब इसका असर नहीं आएगा। टेडलाफिल जो है आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आपने अल्कोहल पी है तो सिल्डेनाफिल नहीं एक्ट करेगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अल्कोहल पी है तब भी आप टेडलाफिल ले सकते हैं। तो ये करती क्या थी, इफ़ दिस इज़ योर पेनिस, तो पेनिस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स मतलब जो आर्टरीज़ को लेके जाती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं। तो जब ये वाइग्रा आप खाते हैं तो ये वाइग्रा क्या करती है, इन आर्टरीज़ को बड़ा कर देती है, इन्हें हम बोलते हैं डायलेट कर देती है या फुला देती है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ये जो इरेक्शन का प्रोसीजर नहीं हो पा रहा था, प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, वो इरेक्शन का प्रोसेस हो जाता है और इंसान को इरेक्शन मिल जाता है। अब जैसे सिल्डेनाफिल है तो वो 3 से 4 घंटे के लिए, टेडलाफिल में 24 आवर्स तक इरेक्शन, लेकिन तभी होता है जब आपको बाहर से कोई सेक्सुअल स्टिमुलस मिलता है। तो ये इसका एक रोल था नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि ये जो पेनाइल आर्टरीज थी, पेनिस की जो आर्टरीज थी, उनको डायलेट कर देता था। दूसरा इसका एक रोल था फेफड़ों में। जो हमारे फेफड़े होते हैं, इसमें कुछ आर्टरीज़ होती हैं जो कि ब्लड ले जाती हैं, उनको हम स्पेशली बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दे आर कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। तो होता क्या है, कुछ लोगों में ये पल्मोनरी आर्टरी, मान लीजिए नॉर्मल ऐसे है तो ये एकदम ऐसे छोटी पतली पतली हो जाती थी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को बड़ा दिक्कत होता था। तो यहाँ पर BP हो जाता था। और ये एक खास तरह का BP होता है जो सिर्फ फेफड़े में ही होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से बाद में तीसरा जो राइट साइड का हार्ट है वो फेल हो जाता है। ठीक है, इसको मेडिकली में हम कोर पल्मोनल बोलते हैं इस चीज़ को, कि जब हार्ट किसी भी आदमी में अगर लंग्स ख़राब होने की वजह से हार्ट ख़राब हो जाता है तो उसे हम कोर पल्मोनल बोलते हैं। तो जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड था, यहाँ पर देने पर क्या करता था, इन आर्टरीज, जो ये आर्टरीज सिकुड़ चुकी होती हैं, इनको वापस जो है डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी में जो BP बना था, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये दो रोल तो नाइट्रिक ऑक्साइड कर रहा था। लेकिन अब ये इसका जो तीसरा रोल आया है कि ये वायरस में कैसे ऐड करेगा, ये अब हमको समझना पड़े। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क कैसे करता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये वायरस में कैसे रोल करेगा। तो देखिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक्चुअली इट इज़ मान लीजिए ये एक सेल है, दिस इज़ अ सेल, और ये जो है इसमें कोरोना वायरस है। ठीक है, आ गया है मान लीजिए। ठीक, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, ये रेडिकल होता है। इट इज़ अ रेडिकल। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो रेडिकल कोई भी XY ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक पेयर
या 2 पेयर यानी 2 या 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से ये रेडिकल बहुत रिएक्टिव यानी लड़ाकू हो जाते हैं और कोई भी चीज़ जो आसपास होती है उससे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये NO भी एक रेडिकल है। तो ये NO क्या करेगा, जो ये रेडिकल होगा, ये रेडिकल ये जाएगा डायरेक्टली वायरस को मारेगा। कैसे मारेगा, ये वायरस के RNA का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसे स्टॉप कर देगा। तो जब रेप्लिकेशन स्टॉप कर देगा तो और वायरस नहीं बनेगा, तो वायरस का लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आदमी में कॉम्प्लिकेशंस होने हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और वायरस लोड भी कम हो जाएगा। दूसरा, ये खुद तो रेडिकल है ही है, जब ये सेल में बन जाता है तो ये और भी अपने तरीके के रेडिकल बनाने लगता है। जैसे एक स्पेशल रेडिकल आप देखें, ये इसको बोलते हैं हम पर ऑक्सी नाइट्रेट, ये इसे भी बनाते हैं। प्लस एक और रेडिकल आप देखिए NO2 जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसे भी बनाता है। और एक रेडिकल बनाता है N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसे भी बनाता है। और ये रेडिकल भी फिर क्या करते हैं, ये भी सेम वही एक्शन करते हैं, RNA रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, वायरस का लोड कम हो जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है। दूसरा और क्या तरीका है NO का एक्शन का, NO जो होता है वो जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो भी जाके इस वायरस को मारने लगेगा। तो इस तरीके से भी क्या होगा, फिर वायरल लोड कम हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी। तीसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोल है, आपको पता होता है जो कोरोना वायरस होता है उसके ऊपर एक S प्रोटीन होता है, S प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है तो सेल में ये रिसेप्टर है, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है S, ये इसी से लग के सेल के अंदर जाता है। तो ये जो NO होता है, NO ये इस स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है तो उस आदमी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से यदि मैं NO का नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे लेता हूँ तो मुझ में वायरस के आने की क्षमता या मुझे वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की क्षमता, वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का इंसिडेंस कम हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये वायरस आएगा इसका जो S प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा ये। तो इसीलिए स्टडीज़ में ये मिल रहा है कि जो लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे ले रहे हैं उनको वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं। तो दो चीज़ें जो हमने पढ़ी, एक कि ये प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन मतलब ये होने नहीं देता। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये S प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा, ये वायरस लोड को कम कर रहा है और कॉम्प्लिकेशन को कम कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैंने बताया, एक तो ये रेडिकल बना रहा है, वो वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने दे रहा है, इसलिए वायरस लोड कम हो रहा है। दूसरा, ये अपनी तरीके के कई सारे रेडिकल और उत्पन्न कर रहा है। और तीसरा, इम्यून सिस्टम। तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम हम इसी, जितना चीज़ इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है, इसी को थोड़ा सा अगर हम ढंग से समझे तो हम समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब ये किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, किसी भी इंसान के जब ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, मान लीजिए इस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया उसने, तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ये बात तो सही है कि ये जाएगा और ये वायरस को मारेगा, लेकिन उसके बाद ये इम्यून सिस्टम रुकेगा तो नहीं। ये इम्यून सिस्टम उसके बाद, ये जो इम्यून सिस्टम है उसके बाद वायरस को तो मार दिया, उसके बाद यही इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन की सेल्स है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा और ह्यूमन की सेल का भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, ये जो रेडिकल्स बने हैं और जो इसने साथ ही रेडिकल्स बनाए हैं, ये भी जाके इस वायरस को तो मारेंगे, लेकिन उसके बाद ये रुकेंगे नहीं, उसके बाद ये ह्यूमन की सेल को भी मारने लगेंगे। तो अभी ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि क्या डोज दी जाए।
क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की डोज निर्धारित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब क्योंकि अगर हमें जरा सी भी डोज दी तो वो वायरस तो हम मार ही देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन अपना जो जिस ह्यूमंस को देंगे उसकी भी सेल्स नॉर्मल उड़ जाएंगी। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि हमें इसका डोज कैसे निर्धारित करें कि क्या डोज दी जाए। लेकिन अभी तो अभी हमारे इंडियन किसी भी सोसाइटी की तरफ से कोई डोज नहीं आई है, किसी भी WHO या किसी भी सोसाइटी की तरफ से कोई डोज नहीं आई है। जो कुछ छोटे मोटे पोलैंड और UK के जगहों पर जो रिसर्चेज आए उन्होंने 10 माइक्रोग्राम सुबह शाम के लिए बोला है, मतलब 2 पफ लेने हैं सुबह शाम। तो मेरे हिसाब से वो लेना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि ज़रा सी भी डोज ज़्यादा हुई तो नो डाउट आपके अंदर से वायरस ओवरलोड तो कम हो जाएगा, लेकिन आपके सेल का डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ कीमोथेरेपी की तरह है। जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं किसी भी कैंसर के लिए तो वो कैंसर सेल को तो मारता ही है, लेकिन साथ ही साथ फिर डोज ज़्यादा होने की वजह से वो नॉर्मल सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन करने लगता है, जिससे फिर हम देखते हैं शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है, सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह से हार्ट फेलर होने लगता है, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं। तो वही सेम चीज़ है। इसलिए हमें भी डोज निर्धारित जब तक ना हो जाए तब तक इसका स्प्रे बाज़ार से लेकर खुद से यूज़ करना मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। थैंक यू।